तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और लास्ट क्लास में मैंने जो है बात की थी, आप लोगों को बताया था कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यदि है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और साथ साथ में इसके बाद मैंने आप लोगों को राइट हैंड ग्रिप रूल बताया था। राइट हैंड ग्रिप रूल जो होता है, कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है उस कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाएगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने बताया था आपको पहले भी, मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो डायरेक्शन की हम लोगों ने बात कर ली थी, लेकिन यदि बात करूं मैग्नीट्यूड की तो दोस्तों मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमें नियम यूज किया जाता है बायोट-सैवर्ट लॉ। तो सिंपली बायोट-सैवर्ट लॉ जो कहता है, ये नियम यह कहता है कि यदि यह कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, यह नियम ऐसा बोलता है कि यदि यह कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास कोई पॉइंट है P, तो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी dB होगा वो होगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। बायोट-सैवर्ट नियम यह बताता है कि यह कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास यह कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर और dB की यदि मैं बात करूं और dB और dl की बात करूं तो dl का मतलब होगा यह इस कंडक्टर का कोई स्मॉल लेंथ है जिसे हमने नाम दिया dl। d मींस डिफरेंशिएशन। तो यहां पर ये इस कंडक्टर की लेंथ का एक स्मॉल पोर्शन है dl। इस स्मॉल पोर्शन या इस dl के कारण इस पॉइंट P पर इस नियम द्वारा इस dl स्मॉल लेंथ के कारण इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई मतलब करंट जो इस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है वो, dl का मतलब हुआ इस कंडक्टर की स्मॉल लेंथ। और यदि मैं r की बात करूं तो r मेरा डिस्टेंस होगा इस dl और पॉइंट P के बीच जो डिस्टेंस होगा उसे मैं नाम दूंगा r। और यदि मैं थीटा की बात करूं तो दोस्तों थीटा मेरा एंगल होगा इस कंडक्टर और इस लाइन dl व पॉइंट P को जोड़ने वाली लाइन के बीच जो एंगल होगा वो एंगल होगा मेरा थीटा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है बायोट-सैवर्ट लॉ हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू बताएगा। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू बताने के लिए किसे यूज किया जाएगा, बायोट-सैवर्ट लॉ को। और बायोट-सैवर्ट लॉ के अनुसार जो वैल्यू होता है, जो नियम होता है वो होता है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कांस्टेंट हुआ, ये वाला जो टर्म हुआ वो कांस्टेंट हुआ। I मतलब करंट हुआ और dl मतलब कंडक्टर की स्मॉल लेंथ और थीटा जो होगा मेरा एंगल होगा किस किस के बीच, इस स्मॉल लेंथ dl और पॉइंट P को जोड़ने वाली लाइन और साथ साथ में कंडक्टर। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इस स्मॉल लेंथ dl द्वारा पॉइंट P पर, इस स्मॉल लेंथ dl द्वारा पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो अगर इन्हीं टर्म्स को हम लिखने जाए तो I मींस करंट dl स्मॉल लेंथ ऑफ कंडक्टर। और यदि थीटा की मैं बात करूं तो दोस्तों थीटा थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, थीटा जो होगा एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड लाइन joining dl and p मीन्स dl p को जोड़ने वाली जो लाइन है उस लाइन और इस कंडक्टर के बीच जो एंगल होगा उस एंगल को हम नाम देंगे थीटा। तो दोस्तों ये यदि बात करूं मैं बायोट-सैवर्ट लॉ जो होता है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये मेरा स्केलर फॉर्म में, ये जो मेरा बायोट-सैवर्ट लॉ होगा वो स्केलर फॉर्म में होता है। यदि मुझे कहीं पर पूरा कंप्लीट ओरिजिनल जो फॉर्म है बायोट-सैवर्ट लॉ की वो कभी पेपर में बात की जाए तो वो होता है मेरा dB वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस अपॉन r क्यूब। ये होता है मेरा ओरिजिनल, ये होता है मेरा ओरिजिनल बायोट-सैवर्ट लॉ। इस अगर मैं यहां से बात करूं तो यहां से वेक्टर, इसे बोलेंगे हम बायोट-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बायोट
सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मींस यहां से आपको मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा और मैग्नीट्यूड के साथ साथ में आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इस वेक्टर प्रोडक्ट की अपनी एक डायरेक्शन रही होगी और इसकी जो डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। हालांकि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां से स्केलर से बायोट सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी की वैल्यू है वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और डायरेक्शन के लिए मैंने आप लोगों को राइट हैंड ग्रिप रूल बताया था, उस राइट हैंड ग्रिप रूल को यूज करने के साथ आप डायरेक्शन निकालोगे तो आपका जो वेक्टर क्वांटिटी है बी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ में आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगी। बी एट पी बाय स्टेट कंडक्टर। तो दोस्तों इसी नियम का एप्लीकेशन करते हुए हम लोग अब क्या करेंगे, ये मेरा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज ये मेरा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है आई और ये यहाँ पर कोई पॉइंट है पी। तो मैं क्या करने जाऊँगा, मैं चाहूँगा कि इस कंडक्टर से इस पॉइंट पी पर टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी प्रोड्यूस होगा, ये चीज़ हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। किसका नियम यूज करके, बायोट सेवर्ट लॉ यूज करके। तो दोस्तों इस चीज को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा पॉइंट पी हो गया, सपोज ये मेरा स्मॉल लेंथ मैंने ले लिया dl, तो इस स्मॉल लेंथ dl को इस लाइन से मैं ज्वाइन करूंगा तो ये जो मेरी लाइन होगी इस एंगल को हम लोग नॉर्मली जो हमारा होता है उसे हम लिखते हैं, जो हमारा बायोट सेवर्ट लॉ होता है वो होता है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरा DL हो गया, ये मेरा I हो गया, ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये डिस्टेंस मेरा R होगा, ठीक दोस्तों, और ये एंगल मेरा कितना होगा, थीटा। ये थीटा होता है नॉर्मली बायोट सेवर्ट लॉ, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में नियम बताया, तो ये एंगल मेरा कितना होना चाहिए, थीटा। तो इस चीज को मैं फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा दोस्तों, इस चीज को मैं फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट P को इस कंडक्टर के, इस पॉइंट P को इस कंडक्टर के दोनों सिरों से इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। मैं बायोट सेवर्ट नियम द्वारा इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहा हूं। इसके लिए कुछ चीजें अपनी तरफ से मैं सर्किट में, कह सकते हो इस डायग्राम में अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं, जिससे कि चीजों को सोल्व या सॉर्ट किया जा सके। तो मैंने क्या किया, इस कंडक्टर के दोनों एंड को मैंने पॉइंट P से जो है लाइन के थ्रू कनेक्ट किया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ से पॉइंट P से कंडक्टर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ये मेरा एक परपेंडिकुलर हुआ, ये मैंने ड्रॉ किया। तो इस डिस्टेंस को मैं अपनी तरफ से एज्यूम करूंगा a, मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया इसे डिस्टेंस a, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि a परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन P एंड कंडक्टर, ठीक दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपनी तरफ से इस एंगल को सपोज हमने एज्यूम किया फाई 1, इसी प्रकार से अपनी तरफ से एज्यूम कर रहे हैं, इसी प्रकार से इस एंगल को हम नाम दे देंगे फाई 2। मैं इस पॉइंट को P को बिल्कुल भी बीच में नहीं ले रहा हूं, इसे आप ऊपर या नीचे कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि बीच में लोगे तो ये फाई 1 इक्वल टू फाई 2 आ जाएगा, वो एक स्पेशल केस हो जाएगा। हम जनरल फॉर्म ड्राइव करने जा रहे हैं, पॉइंट P कहीं पर भी हो सकता है, तो हमने कहीं पर भी लिया है, हमने माना है कि यह बीच में नहीं, कहीं ऊपर या नीचे, इस प्रकार से। अब दोस्तों मुझे पता है कि बायोट सेवर्ट लॉ ये कहता है कि dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। चीजों को सोल्व करने के लिए, चीजों को आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एंगल लिया थीटा। चीजों को सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एंगल लिया थीटा। इसे पॉइंट P कह सकते हो, इसे पॉइंट आप सिंपल शॉर्ट करने के लिए इसे पॉइंट A बोल दीजिए इस पॉइंट को, तो इस तरह से, इसे चाहे तो आप पॉइंट B बोल दीजिए इस प्रकार से, AP B, इस तरह से। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल, ये चूंकि ये मैंने अपनी तरफ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था,
ये मैंने अपनी तरफ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो एंगल होगा मेरा वो कितना होगा 90 डिग्री। और चूंकि इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये मेरा पॉइंट ए हुआ, ये मेरा पॉइंट बी हुआ, ये मेरा पॉइंट पी हुआ, ये एंगल 90 डिग्री है। ये मैंने चीजें आसान बनाने के लिए, ध्यान देना, चीजें आसान बनाने के लिए ये मैंने एंगल थीटा लिया। तो दोस्तों ये वाला एंगल हो जाएगा मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो एंगल होगा मेरा, ये वाला जो एंगल होगा मेरा वो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो मुझे पता है बायोट-सैवर्ट लॉ ये कहता है कि डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप देखो, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बायोट-सैवर्ट लॉ बताया तो मैंने यहाँ पर एंगल बताया था आपको थीटा। तो उस हिसाब से अब थीटा की जगह मैंने चीजें आसान बनाने के लिए थीटा की जगह मैंने कितना ले लिया 90 माइनस थीटा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो भी आप लोगों को बताऊंगा अभी। तो हम लोग कह सकते हैं फिलहाल जो मेरा डीबी होगा, डीबी हो जाना चाहिए डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि थीटा को मैंने 90 डिग्री माइनस थीटा मान ले रहे, कुछ भी मान सकते हैं भाई, एक्स वाई जेड जो भी आप मानना चाहो मान सकते हैं। मैंने चीजों को सॉर्ट करने के लिए यहां पर जो एंगल है इस एंगल को मैंने माना थीटा, इस एंगल को मैंने माना थीटा। तो उस हिसाब से इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और मुझे पता है दोस्तों कि ये जो एंगल है बायोट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से ये जो थीटा एंगल होता है वो थीटा ये एंगल होता। तो यहाँ पर थीटा की जगह ऐसा, यहाँ पर थीटा लेने के बाद यहाँ पर थीटा की जगह कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस चीज को और सोल्व कर सकते हैं, सब लोगों ने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लिख सकते हैं सभी से, ठीक। अब उसके बाद यहां पर आपने ये dl माना है, इस लेंथ को आप अपनी साइड से l एज्यूम कर लीजिए l। तो हम कह सकते हैं यहां पर l जो होगा, l मेरा जो होगा डिस्टेंस फ्रॉम या कह सकते हो यहां पर अगर आप लोग देखो ये पॉइंट देखो dl, तो ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस रहा होगा। तो पॉइंट P dl से कितना दूर है डिस्टेंस रहा होगा। तो हम कह सकते हैं पॉइंट P से dl के बीच, पॉइंट P से dl के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस ये डिस्टेंस होगा जितना यहां पर रहा होगा इतना यहां पर रहा होगा। तो इसे कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू dl। इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक। तो चीजों को आगे सोल्व करते हुए आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए अभी। अब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि APB, राइट एंगल ट्रायंगल APB में आप लोग चेक करोगे ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना है A, ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना है R और ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना है L। यहां पर दोस्तों मैं थीटा इसलिए ले रहा हूं, ये अजम्पशन मैंने थीटा इसलिए लिया है, सपोज हम लोगों को ये DL सिर्फ इतने के कारण, सिर्फ इतने पोर्शन के कारण पॉइंट P पर DB मिला, सिर्फ इतने पोर्शन के कारण पॉइंट P पर dB मिला। तो ये कंडक्टर हमें चाहिए कहां से कहां तक, हमें चाहिए dB, हमें चाहिए यहां से लेके यहां तक। तो मुझे इतने के कारण ये मिला। अब मैं इस चीज को यदि इस एंगल को पूरे को इंटीग्रेट कर दूं तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि इस पोर्शन के कारण यहां पर मुझे थीटा मिला, इसके कारण मैं क्या कर रहा हूं, अगर इस थीटा को मैं यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके ऊपर से लेके नीचे तक इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे को इसके प्रत्येक जो इसका प्रत्येक सेक्शन जो होगा कंडक्टर का, उस सेक्शन के कारण पॉइंट P पर क्या मिल जाएगा dB। तो इस वजह से चीजों को सोल्व बनाने के लिए मैंने यहां पर क्या लिया है थीटा। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप लोग देखोगे तो आप देख सकते हो यहां पर अगर मैं कोस थीटा बोलूं तो कोस थीटा मेरा हो जाएगा, कोस थीटा सब लोग जानते हैं कि जो मेरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और यदि आप बेस की बात करो तो बेस होगा मेरा A, हाइपोटेन्यूज होगा मेरा R। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि R बराबर हो जाएगा मेरा A अपॉन कोस थीटा।
ठीक। उसी प्रकार से हम लोग tan थीटा की यदि बात करें तो tan थीटा बराबर होता है मेरा, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर रहा होगा बराबर l, और बेस की यदि बात करूँ तो क्या रहा होगा a। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि l बराबर मेरा जो है वो कितना हो जाएगा a tan थीटा। ठीक। अब देखो दोस्तों, हम लोगों को पता है कि मेरा dB इक्वस टू, हम लोगों को पता है कि मेरा dB इक्वस टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा। अब यदि मैं यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दूँ, यदि मैं यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दूँ तो इंटीग्रेशन लगाने के बाद मुझे यहाँ पर मिलेगा b इक्वस टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट, म्यू नोट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन, ठीक, आई भी कांस्टेंट होगा, बाहर रख लीजिए। लेंथ यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई, हर जगह आई है, तो आई की वैल्यू कैसी हुई कांस्टेंट। डीएल के साथ आई चेंज नहीं हो रहा, इसलिए आई भी क्या होगा कांस्टेंट। ठीक। अब डीएल की यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर पता है आपको एल बराबर ए tan थीटा होगा, एल बराबर ए tan थीटा होगा। तो आप यहाँ पर अगर डिफ्रेंसिएशन कर दे, डीएल लिख दे यहाँ पर हम लोग, या डीएल अपॉन डी थीटा हम कह सकते हैं लिख दे, तो ये जो उसका डिफ्रेंसिएशन होगा कितना हो जाएगा a इंटू tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है sec स्क्वायर थीटा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि dl इक्वल टू मेरा हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, dl की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, ठीक, और यहां से r की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। तो जो टोटल क्वांटिटी होगी वो सब की सब मेरी थीटा के टर्म में आ जाएगी, यहाँ से चीज़ें आसान हो जाएगी। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आ गया, डीएल की जगह मैं लिख दूंगा, ये मैंने डीएल अभी फाइंड आउट किया है, डीएल की जगह हम लोग लिख देंगे a इंटू sec स्क्वायर थीटा, ठीक, इंटू डी थीटा। हाँ तो दोस्तों उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और सोल्व करे से, तो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई a, चूंकि a कांस्टेंट है वो dl के साथ या डी थीटा के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए a मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक। उसके बाद अब आप लोग देखें दोस्तों, यदि मैं बात करूं ये जो मेरा थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल कहां से कहां तक वेरी हो रहा है। आप लोग देखोगे यदि थीटा को मैं क्लॉकवाइज देखता हूं तो कहां तक जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जाने पर ये जा रहा है φ 1 तक, और यदि यहां से यहां तक देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज जाने पर जो थीटा मेरा जा रहा है वो कहां तक जा रहा है φ 2 तक। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो थीटा की लिमिट होगी वो लिमिट होगी φ 1 से लेके φ 2 तक। दूसरी बात, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोस्तों, तो यदि किसी एक एंगल को आप पॉजिटिव लोगे तो दूसरे एंगल को आपको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। ये चीज आपको ध्यान देनी है कि यदि आप इधर मूव कर रहे हो तो इसे पॉजिटिव मान रहे हो तो इसे क्या मानेंगे, निगेटिव। यदि इसे निगेटिव मान रहे हो तो इसे क्या मानोगे, पॉजिटिव। आंसर अपने आप लास्ट में सही आ जाएगा। आप जिसे चाहे उसे पॉजिटिव मान सकते हो, जिसे चाहे उसे निगेटिव मान सकते हो। तो यहाँ पर इसकी लिमिट सेट करेंगे हम थीटा की, तो थीटा की जो लिमिट होगी वो लिमिट हम कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो हम लोग कह देंगे φ 2 तक, कहां से, माइनस φ 1 से। थोड़ा आगे और सोल्व करते हैं तो यह आ जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई a इंटू साइन थीटा। कोस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर आप लोग इसकी जो लिमिट सेट करेंगे वो हम कर देंगे माइनस φ 1 2 प्लस φ 2। ठीक है दोस्तों, थोड़ा और आगे सोल्व करेंगे हम लोग यदि, तो यहाँ पर बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई a, और यहाँ लिख सकते हैं हम अपर लिमिट साइन φ 2 माइनस साइन माइनस φ 1। मुझे पता है साइन माइनस थीटा इक्वस टू माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा इक्वस टू माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ सोल्व करने के बाद आएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई a ब्रैकेट साइन φ 2 माइनस माइनस प्लस साइन φ 1। तो दोस्तों
किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर द्वारा पॉइंट पी पर जो बी प्रोड्यूस होगा, उस बी की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी मेरी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 2 साइन फाई 1। यहाँ पर यदि बात करूँ टर्म्स की, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट होगा, आई कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट होगा, और ए जो होगा पॉइंट पी और कंडक्टर के बीच परपेंडिकुलर या मिनिमम डिस्टेंस होगा, और फाई 2 और फाई 1 जो होंगे मेरे दोस्तों, ये पॉइंट पी से कंडक्टर के एंड पर, एक एंड पर और दूसरे एंड पर कितना एंगल बन रहा है उस एंगल की वैल्यू होगी। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, करे चल। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस कंडक्टर से करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इस पॉइंट P पर जो B प्रोड्यूस होगा उस B की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई A इंटू आई ब्रैकेट साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। कुछ इस प्रकार से आप लोगों ने अभी ये चीज प्रूफ की है। थोड़ा सा इसके बारे में और जनरल चीजों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये ए जो होगा मेरा ए, ये इस कंडक्टर और इस पॉइंट P के बीच जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होगा। अब यदि पॉइंट P मिड पॉइंट हो, या हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पॉइंट P जो है, जितना यह कंडक्टर इससे ऊपर होगा इतना ही यह कंडक्टर इससे नीचे होगा। मीन्स यह पॉइंट P यहाँ पर बिल्कुल इस कंडक्टर के बीचों बीच हो। तो ऐसे केस में दोस्तों आप लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल इसके इक्वल होगा। तो फाई 1 इक्वल्स टू फाई 2 होगा। बिल्कुल, अगर मिड पॉइंट है तो जितना डिस्टेंस यहां पर है उतना यहां पर होगा, तो इसलिए ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। तो हम लोग उस केस में B की वैल्यू जो मेरा होगा हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई A ब्रैकेट साइन फाई 2 इक्वल टू साइन, अब जब फाई 1 फाई 2 के इक्वल है तो साइन फाई 2 भी साइन फाई 1 के इक्वल होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू साइन फाई 1 कह लीजिए आप, फाई 2 जो भी आप कहना चाहे, इस प्रकार से। ठीक, एक और जनरल केस हो जाता है दोस्तों, यदि कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट हो तो मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया है कि जो B की वैल्यू होगी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर द्वारा पॉइंट P पर जो B की वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए ब्रैकेट में साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। इस जनरल केस के बाद क्वेश्चन में, पेपर में जिस तरीके से भी पूछा जा सकता, हो सकता है वह मिड पॉइंट की बात करे, या हो सकता है वह कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट बताए। ये सब स्पेशल केस है। ये चीज आपको अगर मिड पॉइंट की बात करता तो आपको थोड़ा सा सोचना है कि मिड पॉइंट का मतलब होगा जितना डिस्टेंस यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा, जिसके कारण फाई 1 इक्वल टू फाई 2 आ जाएगा। तो जिसके कारण मैं इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। तो किसी एक को लग के 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। और यदि कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट हो जाए तो ऐसे केस में ये जो स्पेशल केस होगा, आप लोग खुद सोचे दोस्तों, यदि ये कंडक्टर यहां से इनफाइनाइट हो गया, बहुत दूर तक हो गया, तो आप लोग देख सकते हो कि ये लाइन कभी भी इससे मिलेगी नहीं, और ये जो एंगल होगा मेरा वो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यदि कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट होती है तो ये वाला जो एंगल होगा ये यहां से बढ़ के फैल के पता नहीं कहां तक पहुंच जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 90 डिग्री। ठीक उसी तरह से ऊपर की साइड अगर आप लोग जाओगे, ये पता नहीं कहां तक फैल के यहां तक पहुंच जाएगा, तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट होने पर फाई 1 इक्वल्स टू फाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। और इस 90 डिग्री की जब आप वैल्यू रखोगे यहां पर, तो आपको मिलेगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई A साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो यहां से आप लोग इस चीज को अगर शॉर्ट भी थोड़ा और सोल्व कर लोगे तो यहां से आपको मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई
अपॉन 2 पाई ए। तो यदि कोई इनफाइनाइट कंडक्टर है, यदि कोई इनफाइनाइट कंडक्टर है, तो इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर, उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। जनरली इस केस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, नॉर्मली यही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये भी बताया, आगे भी मैं चीज़ बताऊंगा, लेकिन नॉर्मली जो जनरली पेपर में आता है ये आता है। ठीक, अच्छा, अब दोस्तों इसी तरह का एक स्पेशल केस और बन सकता है। आप लोग अगर थोड़ा सा सोचो तो आप लोग यदि सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर हो, यदि सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर हो, मीन्स सेमी इनफाइनाइट का मतलब है दोस्तों एक साइड, ये जो पॉइंट P है मेरा, ये जो पॉइंट P है मेरा, मैं कह सकता हूं ये मेरा कोई कंडक्टर है, ये मेरा यहां पर पॉइंट P है, तो एक साइड ये कंडक्टर कहां तक जा रहा है मेरा, इन्फिनिटी तक। एक साइड मेरा कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो उस केस में दोस्तों ये वाला एंगल अगर आप लोग चाहो तो इस वाले एंगल को आप φ1 कह लीजिए, और ये वाला एंगल आप लोग कहोगे इनफाइनाइट हो गया एक साइड, तो ये वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री। तो जनरल केस जो आपको लगाया है वहां पर, उस जनरल केस में ये वाली 90 डिग्री की वैल्यू रखनी है, तो आपको B की वैल्यू मिल जाएगी। तो उस केस में हम कह सकते हैं B इक्वल टू हो जाएगा मेरा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी दोस्तों। यही पॉइंट P, यदि देखना आप ऑब्जर्व करना चीजों को, क्वेश्चन आपको करना है एग्जाम में, मैं सिर्फ आपको जनरलाइज फॉर्मूला एक दे रहा हूं, जो भी पेपर में कुछ पूछेगा वो चीज आपको सोल्व करनी है। यदि इस पॉइंट P को यहां ना लेकर, यदि इस पॉइंट P को यहां ना लेकर यहां पर ले लिया जाए कंडक्टर के सामने, बिल्कुल कंडक्टर के सामने, यानी कि हाफ साइड कंडक्टर इनफाइनाइट है और पॉइंट P कंडक्टर के बिल्कुल सामने ले लिया जाए, तो उस केस में जो पॉइंट P पर, उस केस में जो पॉइंट P पर B की वैल्यू होगी, आप लोग देखना ये जो φ1 एंगल होगा, ये जो ऊपर की साइड φ1 एंगल था वो 0 हो जाएगा, φ2 एंगल की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो उस केस में जो मेरा B होगा, B इक्वल टू होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए 0 प्लस 1, मीन्स बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। तो हम कह सकते हैं इनफाइनाइट वायर हो, यदि इनफाइनाइट वायर हो तो उसका जो B होगा, पॉइंट P पर जो B होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई होगा, और सेमी इनफाइनाइट वायर हो तो इसका हाफ हो जाएगा, और हाफ का मतलब हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए अपॉन 2, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसे भी। तो आगे बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा इसी नियम के बारे में। होच पोच तो नहीं हो रहा कुछ ज्यादा, है आ रहा समझ में आ रहा, थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है यार, वाली दिक्कत आ रही है। चलो हाँ, तो दोस्तों अब तक हम लोगों ने जो बात की है वो स्टेट कंडक्टर के बारे में बात की थी। अब हम लोग थोड़ा सा कोयल के बारे में बात कर लेते हैं। बी एट द सेंटर ऑफ कोयल, क्योंकि कंडक्टर है, स्टेट भी हो सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट में तो आप लोगों ने देखा था मेनली कोयल बाउंड हो रही थी, तो कोयल भी हो सकती है। तो दोस्तों जैसे सपोज ये मेरा कोई सपोज ये मेरा कोई कोयल है, इस कोयल का सेंटर आप P मान लीजिए, मुझे इस पॉइंट P पर ये मेरा करंट फ्लो रहा है यहाँ से I,
इस प्रकार से क्लॉकवाइज इस पॉइंट P पर मुझे B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो देखो अगर डायरेक्शन की बात मैं करूं, यदि डायरेक्शन की मैं बात करूं तो डायरेक्शन की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया है कि राइट हैंड ग्रिप रूल लगाओगे आप लोगों को बताया है कि अगर इस प्रकार से अपनी चारों फिंगर इस तरह से अनसर्कल करोगे, थंब इस तरह से करोगे, और यदि करंट की डायरेक्शन फिंगर द्वारा रिप्रेजेंट होती है, यहां पर आप देख सकते हो राइट हैंड लो अपना इस सर्किल के अलोंग, इस करंट के अलोंग अपनी ये चारों उंगलियां रखोगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो मेरा थंब है किधर इंडिकेट कर रहा है, इनवर्ड, बोर्ड के इनवर्ड। इसका मतलब पॉइंट P पर, इसका मतलब पॉइंट P पर इस प्रकार से थंब कहां जा रहा है अंदर, तो पॉइंट P पर इस करंट के कारण, क्लॉकवाइज करंट के कारण पॉइंट P पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कहां पर होगी, इनवर्ड। और इनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग किससे शो करते हैं, क्रॉस। कभी भी इनवर्ड को क्रॉस से शो किया जाता है। और आउटवर्ड यानी कि अगर कोई चीज मेरी साइड आ रही होगी, बोर्ड से बाहर निकल रही होगी, बोर्ड से बाहर ऐसे आ रही होगी, तो उस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से। कन्वेंशन का मेथड होता है सिंपली क्रॉस डॉट, क्योंकि हम लोग इस चीज को ऐसे दिखा नहीं सकते, सिंपली 2D में दिखा नहीं सकते, तो इस वजह से हम लोग इसे डॉट या कन्वेंशन, डॉट या क्रॉस के कन्वेंशन से यूज करते हैं। तो पॉइंट P पर फील्ड की डायरेक्शन आ गई। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। मुझे पता है कि मेरा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बायोट सेवर्ट लॉ ये कहता है कि किसी पॉइंट P पर dB जो होगा मेरा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सपोज ये आपने यहाँ पर dl सेक्शन मान लिया, सपोज ये आपने यहां पर dl सेक्शन मान लिया दोस्तों, तो dl और पॉइंट P को जोड़ने वाली जो लाइन होगी, वो जो एंगल होगा उसे हम बोलते थे थीटा। उस एंगल को हम लोग, जो बेसिक डेफिनेशन है वो तो सेम रहेगी, जो पॉइंट P और dl को लाइन जोड़ने वाली थी उसे हमने नाम दिया थीटा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो ये dl यहां पर होगा, ये लाइन यहां पर होगी, तो ये एंगल थीटा होगा। सपोज ये dl यहां पर होता तो ये जो एंगल होता ये थीटा होता। और आप लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस केस में आप लोगों ने सबने टेंजेंट का नियम पढ़ा होगा 9th क्लास में कि थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 90 डिग्री। ठीक, यहां पर ये सर्कमफ्रेंस है इसकी, ये परिधि है इसकी, तो इसके अलोंग यदि रेडियस को मैं जोड़ूं तो ये एंगल हमेशा कितना बनता है, 90। टेंजेंट भी कह सकते हो उसे, टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो थीटा, अगर मैं कोइल की बात करूं तो इस dl और इस लाइन के बीच हमेशा एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो हम लोग अगर इस चीज को इंटीग्रेट करें तो यहां पर लिख सकते हैं b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 यानी कि 1। तो हम लोग और सोल्व करके से लिख सकते हैं फिर यहां पर इंटू 1। ठीक, अब dl की बात कर लेते हैं दोस्तों। dl कहां से कहां तक वेरी करेगा dl, अगर आप लोग देखो तो dl यहां से शुरू हुआ होगा और कहां तक लाई करेगा, dl यहां से लेकर यहां तक जाएगा। dl की जो रेंज होगी वो रेंज यहां से लेकर यहां तक जाएगी। और मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसी रेंज को हम कह देते हैं किसी सर्किल की सर्कमफ्रेंस या फिर परिधि। और मुझे पता है कि किसी सर्किल के लिए जो सर्कमफ्रेंस होता है, परिधि होती है, उसकी वैल्यू होती है 2 पाई r। तो हम लोग कह सकते हैं म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4 पाई। dl कितना हो जाएगा मेरा, 2 पाई r। एक चीज और दोस्तों, यहां पर आप लोग देखोगे r, ये डिस्टेंस जो है r, चाहे यहां चलो आप, चाहे यहां dl लो, चाहे आप यहां dl लो, चाहे आप यहां dl लो, चाहे यहां dl लो, कहीं भी dl लो, इस r की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। इस वजह से इस r को भी मैंने बाहर ले लिया, आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन सिर्फ मैं किसका करूंगा, dl का, और dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा dl की रेंज, और dl की जो रेंज होगी वो यहां से लेके यहां तक होगी, वो किसके इक्वल होगी, परिधि के, यानी कि सर्कमफ्रेंस के। तो यहां से सोल्व करने के बाद आप लोग फाइंड आउट करोगे, देखोगे कि म्यू नॉट आई, 2 से कभी अगर ये चीज सोल्व करें हम लोग, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, अपॉन 2r। तो किसी सर्किल के या कोइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होगी उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r।
दोस्तों ये जो बात थी अब तक बायोट सावर्ट लॉ, मेनली हम लोग स्टेट कंडक्टर देखते हैं, कोयल देखते हैं, इन्हीं दो चीज़ों को मेनली यूज़ करते हैं। तो उसके हिसाब से जितना बी का वैल्यू होगा वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब थोड़ा 1 2 3 कुछ सिंपल क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो आपके कंपटीशन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कुछ। ये कोई दो पैरेलल स्टेट कंडक्टर है, इनफाइनाइट लेंथ के जो हैं दो स्टेट कंडक्टर है। पहले कंडक्टर में करंट I1 फ्लो हो रहा है, दूसरे कंडक्टर में करंट I2 फ्लो हो रहा है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर करंट दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मुझे पॉइंट P पर B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन होगा पॉइंट P पर फाइंड B एट पॉइंट P। तो चलो देखते हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर दो कंडक्टर है, आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए डायरेक्शन। यदि मैं बात करूं इसे मैं कंडक्टर 1 मान लेता हूं, इसे मैं कंडक्टर 2 मान लेता हूं। तो दोस्तों आप लोग देखो कंडक्टर 1 के कारण पॉइंट P पर B की वैल्यू क्या होगी ये चेक कर सकते हैं आप लोग। मैंने आप लोगों को राइट हैंड ग्रिप रूल बताया था। ये ऊपर वाला कंडक्टर है, इसमें करंट किधर फ्लो हो रहा है, उस साइड। इस वाले कंडक्टर में करंट कहां फ्लो हो रहा है, उस साइड। तो इसे अगर मैं राइट हैंड में इस तरह से होल्ड करूंगा, इस प्रकार से होल्ड करूंगा, तो ये मेरा जो थंब होगा, थंब की डायरेक्शन किसे शो कर रही है, थंब की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है। और यहां पर अगर पॉइंट P पर मैं बात करूं तो जो मेरा फील्ड होगा यानी कि डाउनवर्ड, इस तरह से मैंने इस कंडक्टर को बाहर निकाला। तो बाहर निकालने के बाद इससे नीचे की साइड आप लोग देखोगे फिंगर इस तरह से इनवर्ड हो रही है। जब इनवर्ड हो रही है तो पॉइंट P पर कंडक्टर 1 के कारण पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी की डायरेक्शन होनी चाहिए वो डायरेक्शन होनी चाहिए इनवर्ड। तो मैं कह सकता हूं इसे ये होगा मेरा B1। राइट हैंड ग्रिप रूल से आप लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी प्रकार से जैसे मैंने किया है। यहां पर कंडक्टर 2 देख लेते हैं दोस्तों। आप लोग देखना कंडक्टर 2, ये मेरा कंडक्टर 2 हुआ, इसमें करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है। इस प्रकार से मैंने अपने राइट हैंड में से होल्ड किया, थंब मेरा करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है। तो आप लोग देखो जो मेरा नीचे की साइड, यहाँ से नीचे की साइड है, ये कंडक्टर है मेरा, इससे नीचे की साइड जो है फिंगर इस प्रकार से बाहर की साइड आ रही है। बाहर की साइड का मतलब हुआ आउटवर्ड आ रही है। तो आउटवर्ड जो फील्ड की डायरेक्शन होगी उसे मैं दिखाऊंगा किससे, डॉट से। और वो मेरा कौन सा फील्ड होगा, B2। B2, ठीक। और दोस्तों इसी प्रकार से यहां पर डिस्टेंस मान लेते हैं। इस डिस्टेंस को मैं कह देता हूं R2। इसी प्रकार से इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं, यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं R1। तो अगर नेट B की बात की जाए, B नेट, तो दोनों के कारण इस पॉइंट P पर दोनों के कारण कुछ ना कुछ फील्ड हो रहा है। और दोनों ही फील्ड देखना, एक फील्ड अगर अंदर की साइड जा रहा है तो दूसरा फील्ड कहां आ रहा है, बाहर की साइड। तो नेट फील्ड क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। क्योंकि एक वेक्टर बाहर की तरफ है, एक वेक्टर अंदर की तरफ है, तो दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, इसका डिफरेंस। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो मेरा नेट B होगा वो होगा ये वाला और दूसरे वाले का अंतर। तो वहां पर अब हमें नहीं पता, हमें R1 R2 की वैल्यू नहीं पता, तो हम नहीं कह सकते कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। लेकिन हाँ इतना है कि जो मेरा रिजल्टेंट B होगा वो दोनों का क्या होगा, डिफरेंस। तो मैं ये वाला जो है मेरा पहले वाला कंडक्टर है, जो इसके B को मैं बड़ा मान लेता हूं। एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, अपनी तरफ से हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पर B मिलेगा मुझे म्यू नॉट, स्टेट कंडक्टर द्वारा कितना होता था, म्यू नॉट इंटू I अपॉन इनफाइनाइट वार द्वारा 2 पाई A कितना हो गया यहां पर R1, ठीक। इसे यदि तुमने प्लस माना है तो दूसरे वाला अपोजिट डायरेक्शन में से आपको माइनस मानना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I2
अपॉन 2πr2। इस प्रकार से हो सकता है आंसर ये ना हो कि आप कह सकते हो म्यू नोट इंटू I2 अपॉन 2πr2 माइनस म्यू नोट I1 अपॉन 2πr1। मैंने ऐसा इसलिए लिखा दोस्तों, हमें नहीं पता कौन सा फील्ड बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। जो फील्ड बड़ा होगा वो पॉजिटिव ले जाएगा, जो छोटा होगा वो नेगेटिव ले जाएगा, और जो डिफरेंस की डायरेक्शन आएगी वो बड़े वाले फील्ड की डायरेक्शन आएगी। वो चीज़ हम तभी बता सकते हैं अगर हमें एग्जैक्टली वैल्यू पता हो। लेकिन कहीं ना कहीं पेपर में जब इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो दोनों में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा और दोनों में से एक ही आंसर में होगा, वो आप लोग सिलेक्ट कर लेना। ठीक, हाँ ये हो सकता था इन केस अगर यहाँ और यहाँ पर, ये हो सकता था अगर यहाँ और यहाँ पर करंट की वैल्यू सेम हो जाती, अगर यहाँ और यहाँ पर करंट की वैल्यू सेम हो जाती तो ये डिस्टेंस ज्यादा था, और डिस्टेंस किस में आता है, रेसिप्रोकल में। तो हम कह सकते थे कि ये पहले वाला जो कंडक्टर है इसके द्वारा जो बी बनता वो कम होता, और दूसरे वाले का डिस्टेंस कम है तो इसके द्वारा जो बी बनता वो भी ज्यादा होता। तो उस केस में मेरा जो सही आंसर होता वो होता म्यू नोट I2 अपॉन 2πr2, ये वाला आंसर मेरा हो जाता। लेकिन यहाँ पर भी फिर I1 और I2 दोनों कैंसिल आउट होकर कितना हो जाता I, मीन्स हमें जब तक वैल्यू नहीं, हम नहीं कह सकते I1 I2 इक्वल है, हमें क्या पता कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सही आंसर दोनों है, लेकिन अगर करंट सेम दिया तो फिर आंसर ये सही है। तो इस तरह से, जिस तरह से भी आपको कंपटीशन में मिलती हैं चीजें उस तरह से आप सोल्व कर लेना। हाँ तो दोस्तों और क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये किस तरह से मेरा सेमी सर्किल है और ये मेरा एक स्टेट कंडक्टर है। इस पॉइंट P पर मुझे B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस नियम द्वारा, बायोट सावर्ट लॉ, जो आप लोगों ने पढ़ा उस सब चीजों का यूज करके। तो दोस्तों ये मेरा एक सेमी सर्किल है, इस सेमी सर्किल के पॉइंट P पर सेंटर पर जो मेरा फील्ड है वो मुझे निकालना है। और लेकिन एक चीज आप यहाँ पर ध्यान देना, ये जो पॉइंट B है, इस पॉइंट B पर एक जो मेरा B बनना होगा वो B इस सेमी सर्किल के कारण बनना होगा, और दूसरा जो मेरा B बनना होगा वो इस कंडक्टर के कारण बनना है। तो मैं कह सकता हूं इसके कारण जो B बनना होगा उसे हम B1 कह देते हैं, इसके कारण जो B बनना है उसे हम B2 कह देते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आप लोगों को मैंने बताया है कि डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड ग्रिप रूल यूज कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा सेमी सर्किल है। अगर मैं अपनी फिंगर इस प्रकार से रखूं कि वो करंट की डायरेक्शन दिखा रही हो, तो थंब किसकी डायरेक्शन दिखाएगा, फील्ड की। तो आप लोग कह सकते हो कि इस सेमी सर्किल के कारण पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो फील्ड कहां बनेगा, इनवर्ड। और इनवर्ड को जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से। ठीक, उसी प्रकार से आप लोग देख सकते हो मेरा स्टेट कंडक्टर है। इस स्टेट कंडक्टर को यदि मैंने करंट यहां से यहां फ्लो हो रहा है, इसे मैंने राइट हैंड में इस प्रकार से होल्ड किया, थंब मेरा करंट की डायरेक्शन दिखा रहा हो तो फिंगर मेरी किसकी दिखाएगी, फील्ड की। और फील्ड का मतलब हो गया ये कहां आ रहा होगा, बाहर। और जब बाहर आ रहा होगा तो इस किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, डॉट से। तो B1 मेरा इनवर्ड है, B2 मेरा आउटवर्ड है। कह सकते हैं दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक अंदर की साइड जा रहा है, एक बाहर की साइड जा रहा है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। तो निकाल लेते हैं, पहले B1 की बात कर लेते हैं दोस्तों। B1 मुझे पता है कि सर्किल द्वारा जो सेंटर पर B बनता है वो B होता है मेरा म्यू नॉट I अपॉन 2R। जो मेरा सेंटर पर B बनता है पूरे कंप्लीट सर्किल के लिए होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R। यदि मैं सेमी सर्किल की बात करूं तो ये तो कंप्लीट सर्किल के लिए था, सेमी सर्किल के लिए इसका हाफ हो जाएगा। और हाफ कितना हो जाएगा, वो म्यू नॉट I अपॉन 2R अपॉन 2 यानी कि 4R। तो यहाँ पर जो मेरा B1 होगा, जो सेमी सर्किल के कारण मेरा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट
I1 अपॉन 4R1, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डॉट इनवर्ड, सॉरी हाँ ठीक है, इनवर्ड को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, उसी प्रकार से आपको पता है ये मेरा स्टेट कंडक्टर है, इसके द्वारा पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो मेरा जो B2 होगा स्टेट कंडक्टर का मुझे पता था, अगर लेंथ कुछ भी नहीं बोल रहा तो आप अपनी साइड से हमेशा इनफाइनाइट ले लीजिएगा उसे, बाय डिफॉल्ट अगर लेंथ नहीं दिया तो आप उसे जो इनफाइनाइट लेंगे। और यहाँ पर इस इनफाइनाइट कंडक्टर द्वारा पॉइंट P पर यदि B की बात की जाए तो उसकी वैल्यू होगी मेरी म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2, और इसकी डायरेक्शन होगी मेरी आउटवर्ड। तो मुझे पता है एक B मेरा इनवर्ड है, एक B मेरा आउटवर्ड है, तो जो मेरा नेट B आएगा, B नेट जो मेरा आएगा वो आएगा B1 माइनस B2 या फिर B2 माइनस B1। वो मुझे नहीं पता कौन सा फील्ड बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना पता है कि यहाँ पॉइंट P पर 2 के कारण B बन रहा है और दोनों ही B एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों का डिफरेंस होगा और उस डायरेक्शन में जाएगा जिसका B बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों म्यू नॉट I1 अपॉन 4R1 माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2, या फिर ये भी हो सकता है इसका आंसर म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2 माइनस म्यू नॉट I1 अपॉन 4R1। तो जो भी आंसर आपको पेपर में दिख रहा है आप उसके अनुसार जो है आप इसे सोल्व कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों एक क्वेश्चन के बारे में और बात कर लेते हैं। यदि सपोज मुझे कोई इस प्रकार से स्क्वायर दिया गया है और उस स्क्वायर में एक करंट फ्लो हो रहा है I, तो यहां भी I होगा, यहां भी I होगा, यहां भी I होगा, कुछ इस प्रकार से है। और इसकी लेंथ सपोज L मान लेते हैं। पॉइंट P पर, पॉइंट P मीन सेंटर, पॉइंट P मीन से इस स्क्वायर का सेंटर, इस सेंटर पर मेरे से अगर B पूछा जाए या B एट P पूछा जाए तो इस चीज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। देखिए आप लोगों को मैंने सिखाया है कि कोई स्टेट कंडक्टर जो होता है उस स्टेट कंडक्टर द्वारा जो मेरा B होगा फाइनाइट लेंथ, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है तो फाइनाइट लेंथ होगा, इस लेंथ द्वारा आप निकाल लीजिए पहले, ठीक है, इस लेंथ के द्वारा आप निकाल लीजिए। ये लेंथ मेरी फाइनाइट लेंथ होगी, ये लेंथ मेरी फाइनाइट लेंथ होगी, ये लेंथ मेरी फाइनाइट लेंथ होगी, ये लेंथ मेरी यहाँ फाइनाइट लेंथ होगी। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैं स्पेशल केस ला रहा था कि जहाँ पर लेंथ को इनफाइनाइट ले दे रहे थे, एंगल 90 ले रहे थे, वो वाली चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर जनरल फॉर्मूला यूज होगा जो आपको मैंने स्टेट कंडक्टर के लिए पॉइंट P पर B की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ड्राइव कराया है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये मेरा स्क्वायर है, तो अगर यहाँ से पहले हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ये कंडक्टर है मेरा, ये कंडक्टर है मेरा, आप लोग देख सकते हो। इस कंडक्टर द्वारा इस पॉइंट B पर फील्ड की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। ये मेरा कंडक्टर है, करंट ऊपर की साइड फ्लो रहा है, राइट हैंड ग्रिप रूल लगाइए, इस प्रकार से होल्ड कीजिए। थंब मेरा करंट की डायरेक्शन दिखाएगा, तो फिंगर मेरी किसकी डायरेक्शन दिखाएगी, फील्ड की। फिंगर मेरी किसकी डायरेक्शन दिखाएगी, फील्ड की, और फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर हो जाएगी इनवर्ड। इसे हम अगर इसे हम B1, इसके कारण हम B1 मान लेते हैं ऐसे, तो इसके कारण मेरा किधर होगा, अंदर की साइड। इसी प्रकार से यहाँ आप लोग देख सकते हो ये कंडक्टर में करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो आप लोग इस प्रकार से होल्ड करोगे तो कहाँ जा रहा है, इनवर्ड। तो इस कंडक्टर के कारण, इस लेंथ के कारण भी मेरा फील्ड किधर जाएगा, इनवर्ड। ठीक इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि ये वाला जो कंडक्टर होगा मेरा, ये वाला, इस वाले को यदि मैं इस पर करंट की डायरेक्शन में यदि थंब को होल्ड करूंगा तो ये फिंगर मेरी किसकी डायरेक्शन दिखाएगी, B की, तो वो भी कहाँ होगा, इनवर्ड। ठीक उसी प्रकार से नीचे वाली जो लेंथ होगी उसके कारण भी B कहाँ होगा, इनवर्ड। तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट P पर, हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट P पर चारों के चारों जो फील्ड होंगे, चारों कंडक्टर द्वारा जो फील्ड होंगे वे सेम डायरेक्शन में होंगे, इसलिए जो रिजल्टेंट आएगा वो चारों का क्या आएगा, एडिशन। चारों को जोड़ने के बाद जो भी प्राप्त होगा मुझे, वो मेरा नेट B की वैल्यू होगा। तो यहाँ पर एक कंडक्टर द्वारा हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज ये मेरी लेंथ थी, ये मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, हम लोगों को पता है ये स्क्वायर है, तो ये एंगल कितना होगा मेरा, 90 डिग्री।
ये एंगल होगा मेरा 90 डिग्री, और चूंकि स्क्वायर है प्रत्येक साइड इसकी बराबर होगी, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि ये वाला एंगल मेरा कितना होगा 45 डिग्री। अब यहाँ से यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, यहाँ से यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो ये वाला एंगल इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग देखो, ये मेरा 45 हो गया, ये मेरा 90 हो जाएगा, तो ये एंगल भी मेरा कितना होगा 45 डिग्री। ठीक उसी प्रकार से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरा 45 डिग्री। तो दोस्तों आप लोगों को सिर्फ ये वाला ट्रायंगल चेक करना है जो मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने सिर्फ आपको इतना पढ़ाया है अभी कि एक कंडक्टर द्वारा पॉइंट पी पर बी की क्या वैल्यू होगी। तो आप लोग देख सकते हो φ1 कितना हो गया, यहाँ पर φ1 इक्वस टू 45 डिग्री, φ2 इक्वस टू 45 डिग्री। फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया b इक्वस टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a साइन φ1 प्लस φ2 यानी साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। ए की बात करूं तो ए मेरा ये वाला डिस्टेंस होगा दोस्तों, ये यहां से यहां तक ए जो मेरा होगा ये डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक। तो और ये जो पूरा डिस्टेंस है मेरा कंप्लीट, ये आपको एल दिया है, ये वाला आपका ए होगा। तो ये जो मेरा डिस्टेंस होगा इतना, उसे मैं बोल दूंगा एल अपॉन 2 कह सकते हैं। ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग देखो तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, इतनी l/2। इसे कितना माना आपने फॉर्मूले के हिसाब से a, ये एंगल कितना 45 डिग्री। तो यदि मैं tan 45 लिखता हूं, यदि मैं tan 45 डिग्री लिखता हूं, तो tan का मुझे पता है, tan होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर इसके हिसाब से, इसके लिहाज से परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा a और बेस हो जाएगा मेरा l/2। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ से मैं कह सकता हूं कि a बराबर मेरा होगा l/2। तो इसी प्रकार से हम लोग यहां पर लिख सकते हैं म्यू नॉट आई 4 पाई इंटू l/2 ब्रैकेट साइन 45 कितना होता है 1/√2। तो 1/√2 प्लस 1/√2। चीजों को थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई l/2, यहां पर हो जाएगा हमारा 2/√2। तो जाएगा आपका जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई एल। अब ध्यान देना दोस्तों, ये जो b आया है मेरा, ये जो मेरा b आया है, ये b मेरा b1 है। सिर्फ इसे अगर मैं कंडक्टर 1 मान लूँ, इसे मैं लेंथ L1 मान लूँ, तो ये जो मेरा b आया है वो मेरा b1 है सिर्फ। ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि यहाँ भी डिस्टेंस सब कुछ बराबर है, इतना ही डिस्टेंस यहाँ होगा, इतना ही यहाँ होगा, सब बराबर है। इसी प्रकार से यहाँ भी सब बराबर है, यहाँ बराबर है। तो जितना b इसके कारण बनना होगा उतना ही उसके कारण बनेगा, उतना ही उसके कारण बनेगा, उतना ही उसके कारण बनेगा। आप लोग एग्जामिन भी कर सकते हो खुद से। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर चारों कंडक्टर बराबर b बना रहे हैं और सेम डायरेक्शन में बना रहे हैं। तो मेरा b नेट जो होगा वो b नेट हो जाएगा मेरा 4 इंटू b1, या फिर कह सकते हैं 4 म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई एल। चाहे तो थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2√2, यहाँ पर 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर करा दिया, कुछ आपको ट्यूटोरियल के थ्रू मिल जाएंगे, कुछ आप जो क्वेश्चन बैंक होंगे वहाँ से सोल्व करोगे तो आपको इजीली चीज़ें जो है मैंने कोशिश किया आपको बताने की। एक जनरल फॉर्मूला आपको बताया, स्पेशल केस आपको बताया। तो जिस तरह से भी आपको बताई गई है चीज़ें, उस चीज़ों का एप्लीकेशन करके आप जो है क्वेश्चन कर सकते हो। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। एक बायोट-सैवर्ट लॉ होता है, एक नियम और होता है इसी प्रकार का, उस नियम का नाम होता है एम्पियर सर्किटल लो। एम्पियर सर्किटल लो, ये भी सेम काम करता है दोस्तों। इसका भी काम वही होता है जो बायोट-सैवर्ट लॉ का होता है। ये भी पॉइंट पी पर बी या एच, बी भी हो सकता है एच भी हो सकता है, इस बारे में हम लोग बात कर लेंगे। बी या एच की वैल्यू फाइंड आउट करेगा।
इस नियम द्वारा भी जो है कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, सपोज ये मेरा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिससे करंट फ्लो हो रहा है आई, ये मेरा कोई पॉइंट है पी, तो इस नियम द्वारा भी इस पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इस कंडक्टर द्वारा इस पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, उस चीज की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। किससे? एम्पीयर सर्किट लॉ। तो यहां पर बायोट-सावर्ट लॉ भी सेम काम के लिए यूज होता है, एम्पीयर सर्किट लॉ भी सेम काम के लिए यूज होता है। थोड़ी बहुत बात हम इस नियम के बारे में भी कर लेते हैं। ये नियम ऐसा बोलता है दोस्तों, ये नियम ऐसा बोलता है, ये कोई कंडक्टर है, ये इसके आसपास कोई पॉइंट है P, तो इस पॉइंट P पर इस नियम द्वारा इस पॉइंट P पर H का, इस पॉइंट P पर सॉरी H कह लो या B कह लो, जो नॉर्मली जनरलाइज फॉर्म होती है वैसे H से होती है, इस पॉइंट P पर H का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, इस पॉइंट P पर H का या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का H का लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल होगा? करंट थ्रू द कंडक्टर। ये नियम ये कहता है कि किसी पॉइंट P पर फील्ड, किसी पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी, किसी पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल उस कंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट के इक्वल होगा, उस कंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट के इक्वल होगा। मतलब क्या होता है इसका? मतलब की बात कर लेते हैं। सबसे पहले थ्योरी की एक बार और बात कर लेते हैं। किसी पॉइंट P पर H या फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल, फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल उस कंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट के इक्वल होगा। हम लोग कह सकते हैं ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर मैंने फील्ड इंटेंसिटी H एज्यूम कर ली, अपनी तरफ से इस पॉइंट P पर मैंने फील्ड इंटेंसिटी H एज्यूम कर ली, तो उस H का लाइन इंटीग्रल उस कंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट के इक्वल होगा। लाइन इंटीग्रल को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, आपको बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाने वाला और ना ही आपको इस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट में बात करें। लेकिन आपको लाइन इंटीग्रल का सिर्फ मतलब इतना पता होना चाहिए, मुझे पता है मुझे पता है H का लाइन इंटीग्रल जो होगा वो इक्वल टू होगा मेरा I के इक्वल, तो मैं कह सकता हूं H। और लाइन इंटीग्रल का मतलब अगर बात करो तो दोस्तों H, अगर हम लाइन इंटीग्रल की बात करें तो आप लोगों को कुछ नहीं देखना, आप लोगों को सिर्फ इतना देखना, ये मेरा एक कंडक्टर होगा, यहाँ पर ये मेरा पॉइंट P है, ये मेरा कंडक्टर है, ये इससे डिस्टेंस r पर कह सकते हो, इससे डिस्टेंस r पर ये मेरा कंडक्टर है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, तो आप लोग देखोगे r डिस्टेंस पर ये पॉइंट है तो ये भी r पे होगा, ये भी r पे होगा, ये भी r पे होगा, ये भी r पे होगा। तो इस प्रकार से आप लोग देखोगे r डिस्टेंस पर मेरा एक क्या बनेगा? सर्किल। एक क्या बनेगा? सर्किल। और लाइन इंटीग्रल का मतलब है इस सर्किल की लंबाई, और इस सर्किल की लंबाई का मतलब है इस सर्किल की परिधि या फिर इस सर्किल का सरकमफ्रेंस। तो आपको लाइन इंटीग्रल से ज्यादा कुछ मतलब नहीं लेना। लाइन इंटीग्रल का सिंपल सा मतलब होगा ये कंडक्टर था, ये पॉइंट P था, ये डिस्टेंस r पर भी पॉइंट P होगा, डिस्टेंस r यहां भी 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 होगा। तो आप लोग देख सकते हो सर्किल की फॉर्मेशन हो रही है, और उस सर्किल की जो मेरी परिधि होगी या सरकमफ्रेंस होगी वही सरकमफ्रेंस क्या कहलाएगी? इसका लाइन इंटीग्रल। तो मैं कह सकता हूं यहां पर इस लाइन इंटीग्रल को यदि मैं सोल्व करूं तो H लाइन इंटीग्रल ऑफ dl इक्वल्स टू I। तो यहां पर इस dl की जो वैल्यू होगी वो dl की वैल्यू होगी इस सर्किल की परिधि, और इस सर्किल की जो मेरी परिधि होगी वो होगी मेरी H इंटू 2πr बराबर I। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर जो H की वैल्यू आएगी, H बराबर आ जाएगा मेरा I अपॉन 2πr। तो
तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी स्टेट कंडक्टर द्वारा पॉइंट पी पर एच की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी मेरी I/2πr। और जब दोस्तों मुझे अगर एच की वैल्यू मिल गई तो मुझे पता है कि जो मेरा बी होता है मेरा म्यू इंटू एच, या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आप लोगों को बताया था म्यू नोट जो होता है मेरा वो होता है मेरा बी अपॉन एच। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो बी बराबर आ जाएगा मेरा म्यू नोट इंटू एच। तो इस प्रकार से आपको एच मिल गया तो बी बराबर होता है मेरा म्यू नोट इंटू एच। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप म्यू नोट इंटू आई अपॉन 2πr। तो ठीक जिस प्रकार से बायोट-सैवर्ट लॉ बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहे थे, उसी प्रकार से हम एम्पियर-सर्किटल लॉ को भी हम बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। एच और बी में दोस्तों क्या होता है, कभी कभी आप लोगों को देखना होता है पेपर में आपसे क्या पूछा है, हो सकता है कहीं पर बी पूछे, हो सकता है कहीं पर एच पूछे, ऐसा भी हो सकता है। मैंने आप लोगों को बी फाइंड आउट करना सिखाया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर आपको एच की वैल्यू पूछ ले। तो बी और एच की अगर मैं बात करूं तो बी और एच में जैसे आप लोगों ने स्टेट कंडक्टर द्वारा इनफाइनाइट द्वारा आप लोगों ने जो है बी की वैल्यू था मेरा म्यू नोट आई अपॉन 2πa, कुछ इस तरह से आपका आया था इनफाइनाइट वाले के केस में। तो आप लोग अगर b का आपको पता है, h आप निकालना चाहते हो, तो दोस्तों आप लोगों को रिलेशन पता है म्यू नोट इक्वल्स टू b अपॉन h। तो h बराबर आ जाएगा मेरा b अपॉन h बराबर मेरा आ जाएगा b अपॉन म्यू नोट। तो यहाँ से h की वैल्यू आप लोग जो है फाइंड आउट कर लोगे तो वो वैल्यू आएगी ये अपॉन, अगर आप म्यू नोट करोगे तो आपको मिलेगा I अपॉन 2πa। अगर आपने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो h की वैल्यू भी इजीली, कहीं पर भी आप लोगों ने सर्किल पढ़ा, कोइल पढ़ा, स्टेट कंडक्टर पढ़ा, इनफाइनाइट पढ़ा, सेमी इनफाइनाइट पढ़ा, जहां पर भी आपसे अगर एच की वैल्यू, मैंने बी आपको सिखाया, कहीं पर भी अगर आपसे एच की वैल्यू फाइंड आउट कराता है तो एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एच इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू नोट। अगर कोई भी मीडियम की बात नहीं की है तो बाय डिफॉल्ट है कि आप एयर को मीडियम एज्यूम करोगे, और एयर को मीडियम एज्यूम करोगे तो परमिबिलिटी को म्यू नोट से रिप्रेजेंट करोगे। अगर कोई मीडियम की बात करी है तो वहां पर ये म्यू नोट की जगह मेरा म्यू एम आ जाएगा, वहां पर मेरा म्यू नोट की जगह म्यू एम आ जाएगा। और मुझे पता है म्यू एम की जो वैल्यू होती है वो होती है मेरे म्यू नोट इंटू म्यू आर। तो इस प्रकार से बी अगर आपने कहीं पर फाइंड आउट कर लिया है तो आप एच भी बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ जिस तरह से कहता है एच डॉट डी एल इक्वल्स टू आई, तो यहीं पर एम्पियर सर्किटल लॉ अगर एच की जगह मैं बी लिखूं, एच की जगह यदि मैं बी लिखूं, मुझे पता है एच की वैल्यू कितना होता है दोस्तों, बी अपॉन म्यू नोट। तो मैं लिख सकता हूं बी डी एल अपॉन म्यू नोट इक्वल्स टू आई। या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ को हम लोग थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर ले, ये चीज कांस्टेंट है, यहाँ मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो हम लोग लिख सकते हैं बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नोट आई। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग ये भी कह सकते हैं कि B का लाइन इंटीग्रल, कि B का पॉइंट P पर B का लाइन इंटीग्रल म्यू नोट I के इक्वल होगा। आप लोग देख लेना एग्जाम में H डॉट डी एल के हिसाब से दिया या B डॉट डी एल के हिसाब से दिया, ऑप्शन में सिर्फ एक ही मिलेगा आपको। और अगर बाई चांस दोनों दिए होते हैं तो आपको H सिलेक्ट करना, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म जो उसकी होती है H डॉट डी एल इक्वल्स टू आई होती है। तो दोस्तों ये सब जो हम लोगों ने पढ़ा, आपको करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कितना बनेगा, किस डायरेक्शन में बनेगा, ये सब बातें हम लोगों ने कर ली। लास्ट क्लास में मैंने आपको डायरेक्शन सिखाया था, आज मैंने आप लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया, उसके बाद बायोट-सैवर्ट लॉ के साथ साथ मैं एम्पियर सर्किटल लॉ सिखाया, कुछ 2-3 न्यूमेरिकल कराए, बाकी आपको ट्यूटोरियल में मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आप लोग काफ़ी कुछ सीख पाओगे, और इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं एप्लीकेशन, इन्हीं चीज़ों को जब आप ट्यूटोरियल के क्वेश्चन सोल्व करते समय अप्लाई करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।